हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। सो टैक्सेशन में जो इंसिडेंट ऑफ इनकम होता है कि कौन व्यक्ति का जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या कौन सा इनकम जो है किसी व्यक्ति के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा, वो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। इसलिए हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो टैक्सेबिलिटी होता है या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है वो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, ना कि सिटीजनशिप के ऊपर। कोई भी व्यक्ति हो सकता है अमेरिका का सिटीजन हो या न्यूजीलैंड का सिटीजन हो सकता है, बट इसका मतलब यही नहीं कि वो अमेरिका में या न्यूजीलैंड में टैक्स देगा। अगर वो इंडिया में जो है, इंडिया का जो रेसिडेंशियल स्टेटस का कंडीशन को फुलफिल कर देता है और लायबल हो जाता है इंडिया में टैक्स देने का, तो वो अमेरिका का या न्यूजीलैंड का सिटीजन होते हुए भी इंडिया में उसका इनकम जो है टैक्सेबल हो सकता है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस, मेनली रेसिडेंशियल स्टेटस कहते हैं किसे है? रेसिडेंशियल स्टेटस कहता है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिपेंड करता है फिजिकली प्रेजेंस के ऊपर। फिजिकली प्रेजेंस के ऊपर कि कौन व्यक्ति फिजिकली इंडिया में कितना दिन प्रेजेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस तीन तरह का होगा। एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरआर कहते हैं। दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग एनआर कहते हैं। और तीसरा है नॉन रेसिडेंट, जिसको हम लोग एनआर कहते हैं। सो ये तीनों को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन के बारे में जानना पड़ेगा। देयर आर टू बेसिक कंडीशंस एंड टू एडिशनल कंडीशंस। यहाँ दो बेसिक कंडीशन होता है और दो एडिशनल कंडीशन होता है। दो बेसिक कंडीशन क्या है? अंडर सेक्शन 6(1) इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 6(1) सेक्शन के तहत में दो बेसिक कंडीशन होता है। फर्स्ट, एन इंडिविजुअल मस्ट स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 days और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। मतलब क्या? मतलब एक तो इंडिविजुअल को कम से कम 182 दिन या उससे अधिक जो है इंडिया में रहना पड़ेगा। इसका सेक्शन है सेक्शन 6(1)(a). दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है? एन इंडिविजुअल मस्ट स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर फॉर 60 days और मोर, एंड उसके बाद और भी है, एंड 365 days or more during four previous year preceding the current previous year। मतलब क्या? मतलब 60 दिन करंट प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा और करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है उसमें कुल मिला के 365 दिन या उससे अधिक रहना पड़ेगा अंडर सेक्शन 6(1)(c). ये था दो बेसिक कंडीशन। और दो एडिशनल कंडीशन भी है अंडर सेक्शन 6(6)(a). क्या है वो दो एडिशनल कंडीशन? पहला एडिशनल कंडीशन कि an individual must be resident for 2 times out of 10 previous year preceding the current previous year। इसका मतलब क्या? करंट प्रीवियस ईयर यानी कि रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस रिलीवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके और प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में उसको 2 टाइम्स रेसिडेंट होना पड़ेगा। सिर्फ रेसिडेंट होना पड़ेगा, चाहे वो आरओआर हो या फिर एनओआर हो, लेकिन रेसिडेंट होना पड़ेगा। दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन है कि एन इंडिविजुअल मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 previous year preceding the current previous year। इसका मतलब क्या? इसका मतलब करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है उन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में मिला करके कम से कम 730 दिन या उससे अधिक जो है उसको रहना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरा एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर पाएगा। सो बेसिक कंडीशन 2 हो गया, एडिशनल कंडीशन भी 2 हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि आरओआर, एनओआर या एनआर कब होगा। इसको जानने से पहले एक चीज आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो दिन जो है, जो हम लोग डेज कैलकुलेशन करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया में रहता है, लेकिन वो इंडिया में आज उतरा है, मान लीजिए रात को, किसी दिन रात को 11:55 में उतरता है, रात को 11:55 में उतरता है, मतलब अभी भी 5 मिनट बाकी है दूसरा दिन का होने में। तो जो 11:55 में जो उतरा था वो दिन भी उसका कैलकुलेशन में आ जाएगा। मतलब भले ही वो 5 मिनट के लिए इंडिया में हो, लेकिन वो 5 मिनट आ जाएगा। सेम छोड़ने का केस में भी अगर कोई भी व्यक्ति 12:05 में इंडिया को छोड़ करके जाता है तो क्या होगा? तब भी वो जो नेक्स्ट डे है, जो जिस दिन का वो 12:05 में छोड़ करके जा रहे हैं इंडिया, वो भी दिन जो है वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। दूसरा चीज और एक बात याद रखिएगा कि अब हम लोग को जो निकालना है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसमें एडिशनल कंडीशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आरओआर। कोई भी व्यक्ति आरओआर कब होगा? जब वो फुलफिल करेगा एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन प्लस 2 एडिशनल कंडीशंस।
2 एडिशनल कंडीशंस। मतलब क्या? मतलब कोई भी व्यक्ति आरओआर उसी वक्त कहलाएगा जब कोई भी व्यक्ति कम से कम एक बेसिक कंडीशन, हो सकता है 2 भी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ले, लेकिन कम से कम एक बेसिक कंडीशन और दोनों का दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। इसीलिए एडिशनल कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दोनों का दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा और एक बेसिक, कम से कम एक बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तब वो आरओआर कहलाएगा। दूसरा क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन कहलाएगा? जब भी कोई भी व्यक्ति कम से कम एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे, वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे, तभी वो एनओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करने से ही उसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हो सकता है वो 2 बेसिक कंडीशन में फुलफिल कर ले या फिर एक बेसिक कंडीशन या एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर ले, दैट डजंट मैटर। यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि तभी आरओआर कहलाएगा जब एक बेसिक कंडीशन, कम से कम एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा, और एनआर तभी कहलाएगा जब कम से कम एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन जो है वो फुलफिल करेगा। और एनआर किसे कहते हैं? नॉन रेसिडेंट कैसे कहते हैं? जो फेल कर देगा, फुलफिल, फेल्स टू फुलफिल एनी बेसिक कंडीशन। इसका मतलब सिंपली, अगर कोई भी व्यक्ति अगर केवल मात्र एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल न कर पाए, उसी को कहता है हम लोग एनआर। ध्यान रखिएगा, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। मतलब क्या? मतलब आरओआर तो आप समझ गए कि कम से कम एक बेसिक कंडीशन, दोनों का दोनों एडिशनल कंडीशन। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आप समझ गए कि कम से कम एक बेसिक कंडीशन, और जो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया उसे को कहता है एनआर। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है। कुछ इसका एक्सेप्शनल कैसे? जब हम लोग सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन देखेंगे जो 182 डेज वाला है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। मतलब क्या? मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया को छोड़ के जा रहा है, लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया को लीव करके जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग 182 डेज वाला ही बेसिक कंडीशन देखेंगे, 60 डेज वाला बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे। पहला बात। दूसरा बात, अगर कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ क्रू होके, जो इंडियन शिप है उसका मेंबर ऑफ क्रू होके इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तब भी हम लोग पहला ही बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला देखेंगे। और एक बात है कि अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति उसी के कहते हैं जो या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में भी कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया, ध्यान रखिएगा ये बात, पैदा हुआ हो, उसी को कहता है हम लोग इंडियन ओरिजिन। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, लेकिन हो सकता है वो या फिर उसका ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उसका पेरेंट्स जो है वो इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया है, तो वो इंडियन ओरिजिन का हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन बाहर में रहता है, विदेश में रहता है, ठीक है, तब उसके लिए क्या होगा? तब भी उसके लिए, और इंडिया में अगर वो घूमने के लिए रहता है, फिर से सुनिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि इंडियन ओरिजिन का है लेकिन बाहर में रहता है और इंडिया में विजिटिंग पर्पस, घूमने के लिए आता है, विजिटिंग पर्पस में आता है, तब भी उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला ही कंडीशन देखेंगे, 60 डेज वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। ठीक है, और ये था डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब क्या? मतलब कौन सा इनकम जो है किस रेसिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा या फिर किस रेसिडेंट के लिए इंडिया में इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.